पश्चिम बंगाल की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर और पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान जोरों पर है। ये हावड़ा ब्रिज न जाने कितने ऐसे राजनीतिक संग्रामों का गवाह रहा है और एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति करवट ले रही है। जी हां, इस बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति नंदीग्राम पर जा टिकी है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर टीएमसी की हो। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता ने फिर नंदीग्राम से हुंकार भरी है। ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में मां माटी मानुष की बात कही थी, लेकिन अब उसी मां माटी मानुष पर सवाल उठा रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के तमाम समीकरणों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ के सियासी रंग भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप चलते रहिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल में गरीबी का दायरा और बढ़ता गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार कारो अधिकार पे काटते देबो ना। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार केवल एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के लिए उसकी नाक का सवाल है। यहाँ सीधी टक्कर दीदी और मोदी के बीच है और दीदी को सीधी चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल में कुछ ही दिनों में गर्जना करने वाले हैं। पहले 22 फरवरी को हुगली के डनलप मैदान में जनसभा करेंगे। उसके बाद 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली के जरिए बंगाल में बीजेपी की जमीन मजबूत करेंगे। यानी मोदी और दीदी के बीच कुछ ही दिनों में डायरेक्ट एनकाउंटर दिखने वाला है। तो वही दीदी परेशान है क्योंकि आए दिन उनके सिपहसालार बीजेपी के खेमे में शरण ले रहे हैं। साथ ही हैदराबादी भाईजान की दस्तक से मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का खतरा जो है सो अलग। एक साथ कई मोर्चों पर घिरी ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल 6 फरवरी को राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का बिगुल फूंका। हम जाने के लिए तैयार हैं, विकास के लिए जाने के लिए तैयार। तो जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के नवाद्वीप में, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय जो कि बंगाल के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको याद होगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, तो वो चुनाव कहीं ना कहीं उन चुनाव में खास बात ये होती है कि सितारे आसमान में होते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तो सभी नेता आसमान में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब चुनावी परीक्षा होती है तो वो धीरे धीरे नीचे यानी कि जमीन पर आने लगते हैं। हालांकि इस यात्रा के लिए बीजेपी को पहले प्रशासन से इजाजत नहीं मिली, बावजूद इसके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैतन्य महाप्रभु की जमीन पर पहुंचे और मंच से ममता को ललकारा और हरी झंडी दिखाकर 294 विधानसभाओं के लिए परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। बीजेपी का यह अभियान पश्चिम बंगाल में 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। बड़ी चीज देखी है कि टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मच गई और धीरे धीरे बीजेपी में वो लोग आ रहे हैं। बड़े चेहरे के तौर पर आपने शुभेंदु अधिकारी को लिया, आपने राजीव बनर्जी को लिया, कई सारे विधायक उसके आए हैं, पूर्व सांसद उसके आए हैं और अब इस कारण कहीं ना कहीं परेशानी आपको भी होने लगी। हाल ही में एक कार्यक्रम में बीजेपी और जो टीएमसी से आए हुए कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। अब पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, करप्शन के आरोप लगे हैं, मारपीट के आरोप लगे हैं और उसको लेकर टीएमसी फायदा उठा रही है। टीएमसी बयानबाजी कर रही है कि जब वो हमारी पार्टी में थे तब आप आरोप लगाते थे, आप उनको ले लिया। क्या आपने कोई रणनीति बनाई है इसको लेके कि फिलहाल अब रोका जाए ऐसे लोगों को? देखिए, मास ज्वाइनिंग हो रही थी, हमने उसको रोका है। मास ज्वाइनिंग के माध्यम से कई ऐसे अनवांटेड लोग आ रहे थे जिन्होंने वहां पर सिंडिकेट राज चलाया, जिन्होंने वहां पर हत्या में लिप्त थे, ऐसे लोग आ गए
पर उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में संदेश तो जाएगा कि इसने हमारे कार्यकर्ता की हत्या की, ये बीजेपी में आ गया। तो इस प्रकार 2-4 घटना हुई है प्रदेश में, तब से ही हमने मास ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रोक दिया है। हम हर व्यक्ति की स्क्रूटनी करेंगे। जो लोग ममता जी के भतीजे जो माफिया राज चलाते हैं यहाँ पर, चाहे कोल माफिया हो, चाहे सैंड माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे सिंडिकेट राज हो, चाहे गोल्ड माफिया हो, इन सब से बहुत बड़े लिप्त हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे और इसलिए अब जो भी भारतीय जनता पार्टी में लिया जा रहा है, पहले हम उसकी बायोडाटा मंगाते हैं, उसको स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद ही हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करेंगे। हमें तय यानी बीजेपी का उत्साह और विश्वास बढ़ा हुआ है। कैसे, अब जरा ये समझिए। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 17.02% वोट मिली थी। टीएमसी का वोट शेयर 39.05% था। सीपीएम को 29.71% और कांग्रेस को वोट शेयर 9.58% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बीजेपी को राज्य में 40.64% वोट मिला, जबकि टीएमसी को 43.8% वोट मिला। सीपीएम के वोट शेयर में 2014 की तुलना में भारी गिरावट आई। सीपीएम का वोट प्रतिशत महज 6.74% रहा और कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 5.26% पहुंच गया। अगर इन आंकड़ों को समझें तो लेफ्ट के वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई, बीजेपी के वोट शेयर में उतना ही इजाफा हुआ। नतीजा ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर परचम लहराया। फिलहाल विधानसभा चुनाव की घोषणा में भी वक्त है, लेकिन पश्चिम बंगाल का माहौल चुनावी हो चुका है। सियासी उठापटक का दौर जारी है। टीएमसी को लगातार एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं। दीदी के विधायक और मंत्री बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ममता दीदी की नींद उड़ी हुई। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये 3 शब्द पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहम हो गए हैं और यही 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हर मंच से, जैसे कि मेरे पीछे बीजेपी का मंच बना हुआ है, हर मंच से इन्हीं 3 शब्दों की गूंज दिखाई दे रही है। ये आने वाला समय तय करेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होगा, लेकिन ये 3 शब्द वाकई जादू की तरह काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका दिया है ममता के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अकेले बीजेपी में नहीं आए, बल्कि सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 विधायकों के साथ। कुल मिलाकर बात करें तो अब तक 2 महीने के अंदर 11 टीएमसी नेताओं ने बीजेपी की शरण ले ली, जिसके चलते नंदीग्राम में ममता को अपना किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम दरअसल ये वो जगह है जिसने बंगाल में ममता की सत्ता में आने की राह तैयार की। इसे ही मुद्दा बनाकर ममता ने 1 दशक पहले वाम मोर्चे के किले को ध्वस्त किया था और अब यहीं से दीदी को अपना किला ध्वस्त होने का डर सताने लगा है। हालांकि अब परिस्थितियां भी अलग और प्रतिद्वंदी भी हैं। ऐसे में कुछ सवाल जरूरी हो जाते हैं। गंभीर चुनौती भरे सवाल। ममता बनर्जी के इस फैसले से चुनाव में किसे फायदा होगा? आखिर बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम की अहमियत क्या है? क्या ममता बनर्जी के इस फैसले से बीजेपी अब बैकफुट पर है या फिर नंदीग्राम से चुनाव का फैसला दीदी का मास्टर स्ट्रोक है? माँ, माटी, मानुष आपको याद होगा, और अगर ये 3 शब्द याद हैं तो आपको नंदीग्राम और सिंगूर भी याद होगा, जमीन अधिग्रहण भी याद होगा और आपको जमीन की लड़ाई भी याद होगी। 2 बार आजाद हो चुका नंदीग्राम तमाम बातों के साथ साथ बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि इस बार भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की लड़ाई उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर टीएमसी, वो नंदीग्राम और सिंगूर को ही अपना गढ़ बना रही है और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी की रुख किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भले ही शुभेंदु बीजेपी में चले गए हों, लेकिन ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में ताल ठोक दी है और साफ तौर पर कहा है कि वो शुभेंदु के सामने चुनाव लड़ सकती हैं। और ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि वो इस बंगाल की लड़ाई को, बंगाल की सियासी लड़ाई को शुभेंदु बनाम ममता करना चाहती है। नंदीग्राम दरअसल ये जगह बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। नंदीग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। आधुनिक भारत का यही एकमात्र इलाका है
जिसे 2 बार आजादी मिली। दरअसल 1947 से पहले यहाँ के लोगों ने इलाके को अंग्रेजों से कुछ दिनों के लिए मुक्त करा लिया था। बदलाव का प्रतीक इसलिए भी क्योंकि एक दशक पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम के बल पर भी सूबे की सत्ता में कामयाब हुई। 2006-07 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने का ऐलान कर दिया और इस फैसले का जमकर विरोध हुआ था। बंधुगण, स्थानीय लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बुद्धदेव की सरकार ने ताकत के बल पर जमीन अधिग्रहण का आदेश दिया और इसी के बाद शुभ